नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट में आज हम बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिनका दबदबा, जिनका साम्राज्य फिल्म में है और वो हमारे साथ हैं। उनका साम्राज्य कैसे बना ये हम जानेंगे खुद आलिया से। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया बात करने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आलिया भट्ट को गंगूबाई कैसी लगी जब उसने ट्रेलर देखा? मुझे तो बहुत मजा आया। मैंने तो फिल्म भी देखी है जी। पर ट्रेलर देख के आई वाज क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था इन टर्म्स ऑफ द साउंड, जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, जिस वो जो स्टाइल वाला शॉट्स यूज किया है, द होल ओवरऑल एनर्जी वाज सो हाई एंड पंपिंग। मैं आई वाज क्वाइट हैप्पी विद इट। जी, मैं देख रहा था जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था, आपको अंदर से नर्वसनेस था बिकॉज आपने कहा मैं खड़े होकर देखूंगी। हाँ, मुझे आवाज भी आई पीछे, संजय बोल रहे थे कि आलिया बैठ जाओ, फिर मैं खड़े होकर देखूंगी। मैंने ऑलरेडी एक रात पहले हमने सब साथ में द होल टीम वी ऑलरेडी सीन इट, तो उस वक्त भी मैंने खड़े होके ही देखा था। अच्छा। एक आई डोंट नो, एक थोड़ा सा एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस तो है ही, और सीन ऑन द बिग स्क्रीन, बट खड़े होके यूजुअली हम फिल्म नहीं देखते हैं। ट्रेलर भी बैठ के आई एम नॉट श्योर, आई फील लाइक बेटर टू स्टैंड एंड गिव दैट फुल अलर्ट एनर्जी। बट इवेंचुअली आपके स्क्रीनिंग के बाद एक और स्क्रीनिंग हुआ, उसमें मैं बैठ गई। को सर सेड कि आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया है खड़े होने का, प्लीज बैठ जाओ। तो फिर मैं बैठ गई। जब ट्रेलर हम लोग देख रहे थे तो मुझे एक चीज महसूस हुई कि जो सिनेमा में हम लोग एक्सपेक्ट करते थे ना, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, कि एक हीरो आ रहा है, पीछे से म्यूजिक बज रहा है, और जो एंट्री थी आपकी ढाक ढाक, सो वो एंट्री, आपको लगता है कि जब इस तरह का सिनेमा, इस तरह सिनेमा संजय का बहुत कहते हैं ना लार्जर देन लाइफ है, और जब एक एक्ट्रेस को वो करने को मिलता है, सो हाउ डू यू फील और कितना मजा आता है? बिकॉज ज्यादातर हिंदी सिनेमा में हीरो को करने को मिलता है। मुझे तो बहुत मजा आया। आई थिंक एक अंदर से अब एक इच्छा ही होती है कि आप इस तरह से कमांड कर सको फ्रेम को, और आप इस तरह की डायलॉग बाजी भी करो, और ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। इट्स इट बेसिकली जो हमारी इज व्हाट मूवीज आर मेड ऑफ। जो हम इतने सदियों से देखते आ रहे हैं बड़े पर्दे पर, जो हम एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, वो कभी पुराना नहीं होता है, वो हमेशा ही एंजॉयबल होता है। आप जो भी कहो, आप कहानी जितनी भी बदले, वो जब ट्रीटमेंट आता है हीरो का, और अब वो म्यूजिक है और पीछे ये हो रहा है, वो हो रहा है, इट्स ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग। बट येस, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो अ लीड एक्ट्रेस इज डूइंग दैट पार्ट, तो ऑब्वियसली इनिशियली मैं थोड़ी सी शॉक हो गई कि सर का ये है थिंकिंग, पर वो हमेशा से क्लियर थे कि मेरे को ये चाहिए। हमेशा कैमरा लो ही होता था मेरा, वो बड़ा लो एंगल शॉट एंड ऑल ऑफ दैट। देन आई अंडरस्टूड कि उनके दिमाग में तो यही है कि मेरे को इस तरह से प्रेजेंट करना है, इस तरह से माउंट करना है, और इसीलिए हम ये लार्जर देन लाइफ कहते हैं, क्योंकि उनका विजन ही लार्जर देन लाइफ है। कितना मुश्किल होता है, बिकॉज कहते हैं ना संजय परफेक्शनिस्ट हैं, प्लस हार्ड टफ टास्क मास्टर भी उनको बोला जाता है। जब वो आपके सामने होते हैं और आपको टेक्स या रीटेक्स के लिए बोलते हैं, या नहीं वो निकलता है कि एक्टर के दिल से या मुंह से जो चाह रहे हैं, या उनके फेस पे वो एक्सप्रेशन नहीं आ पा रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है संजय जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना? कई बार क्या एक्टर को फ्रस्ट्रेटिंग भी लग सकता है? पहले तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि वो एक परफेक्शनिस्ट है। मैं ये कहूँगी कि उनको इम्परफेक्शंस एक्चुअली बहुत पसंद आते हैं। उनको पसंद है जब आपके चेहरे में कुछ हो रहा है पर आपको पता नहीं है। परफेक्शन मतलब क्लीन लाइंस, टेक्निकली करेक्ट, हाँ सब सही बैठ रहा है, पर कुछ मिसिंग है। जब वो भी होता था, सर कहते थे कि टेक्निकली ठीक है पर यहाँ नहीं पहुँचा। सर चाहते कि यहाँ पहुँचे, और हाँ हमेशा पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप चाहो और कोशिश करो तो हमेशा पॉसिबल है। और वो उनके एक विजन में भी है ना, कि उनको पता है, वो इवन जब अगर इमोशनल सीन्स होते थे तो वो ऐसे कहते थे कि अभी ये वाइड शॉट है तो यहाँ पे एक्सपेंड मत करो, ये डायलॉग्स क्लीनली बोलो ना, यहाँ पे क्लोज में आएंगे तो मैं यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे ज्यादा फोकस। तो ही इज वेरी प्रोटेक्टिव। वो चाहते हैं कि आप 100% दो, और वो चाहते हैं कि आप अपने बेस्ट ऑफ पोटेंशियल करो। अदर देन दैट हर रोज
देयर विल बी अ न्यू चैलेंज, कभी कोई फिजिकल चैलेंज होगा, कभी इमोशनल चैलेंज होगा, कभी एक कुछ होगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और मेरे को सर के मुझे उनके साथ बैठ के बात करके फिर समझना है कि ओके व्हाट डज ही मीन बाय दैट एंड स्टफ, बट दैट इज ऑल अ प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। इसके लिए क्या चैलेंज था, इस कैरेक्टर के लिए क्या चैलेंज था? आई थिंक ये पूरी कैरेक्टर ही चैलेंज थी मेरे लिए, क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हु आई एम। मैं इस तो तरह नहीं हूँ, नहीं वो भी नहीं है मेरे ख्याल में, इस एरा में भी नहीं पली बड़ी हूँ। इवन द टोनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर, जिस तरह वो बात करती है, जिस अंदाज से वो बात करती है, उसकी थिंकिंग मेरी वैसी नहीं है, तो उसको अपना बनाना, समझना, आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। पर चैलेंज में मजा भी है, ऐसे नहीं कहा कि मेरे लिए इतना टफ था और मैं पागल हो गई, मेरे को बहुत मजा आया। राइट, बट मुझे एक बात बताइए कि अक्सर कई बार होता है, मतलब आम आदमी के साथ भी, फॉर एग्जांपल मैं इंटरव्यू करने आ रहा हूँ और इंटरव्यू के लिए मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो मेरे भी जहन में आएगा अच्छा बिना पढ़े भी मेरे दिमाग में कुछ सवाल हो सकते हैं। ऐसे ही जब एक्टर्स जाते हैं तो उनको भी जब उनको फिल्म मिलती है और वो हाँ कहते हैं, उसके बाद उनको होता है कि अच्छा ये कैरेक्टर में ऐसे एक मेंटल प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, लेकिन कई बार उसको अनलर्न भी करना पड़ता है सेट पे जाके। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ कि अच्छा इसको मैं ऐसे प्ले करूंगी एंड देन आपको लगा कि नहीं यार बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इससे पहले फिल्मों में की है और जो मैं अभी सोच के आया हूँ उसको मुझे अनलर्न करना पड़ेगा या मुझे ऐसे नहीं करना हो? देखिए, एक चीज़ थी जो मुझे अनलर्न करना था, वो ये था कि पहले तो कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं होता है, आप सीन पढ़ के ही बताओ बेटर है। सेट पे आके हम लोग डिस्कशंस करते थे सीन के बारे में, सीन वहां बनती थी, मैं वैन में जाके फिर रेडी होती थी, तब तक सीन का नया अपडेटेड वर्जन आता रहता था मेरे लिए। सेट पे जाने के बाद ही, शूट स्टार्ट करने के बाद ही हम एक्चुअली सीन को पकड़ते थे। एक्चुअली कोई फिक्स्ड रूट नहीं था शूटिंग का, इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन आई मीन इन टर्म्स ऑफ कि आज ये करेंगे और ये ही करेंगे, अनप्रिडिक्टेबल। तो ये एक मुझे अनलर्न करना था कि कोई प्रिडिक्टेबल दिन होगा, कोई प्रिडिक्टेबल दिन नहीं होगा। अदर देन दैट मैं उस किस्म की एक्टर ही नहीं हूँ कि मैं फिक्स करके आती हूँ कि मैं ये करूंगी, मैं यहाँ वो देख के लगता है आपको स्पॉन्टेनियस। हाँ, मुझे वो ज्यादा पसंद है। मैं सोचती हूँ काफी ज्यादा, पर वो मैं अपने टाइम में सोचती हूँ, किसी के सामने नहीं सोचती हूँ। वो कौन सा टाइम होता है? वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है। वो कुछ सोचना कभी आता है, कभी मैं कॉफी पी रही हूँ तो सोच रही हूँ, कभी मेकअप कर रही हूँ तो सोच रही हूँ। मैं सोचना तो मेरा 24/7 रहता है, कभी कभी मेरे को दिमाग को बंद करना पड़ता है कि अभी मत सोचो, सो जाओ। और फिर एक्चुअली मुझे सोचना बंद करना भी अच्छा लगता है कि अभी मत सोचो, कुछ किसी और के बारे में सोचो, कुछ और के बारे में सोचो, कुछ टीवी देखो, कुछ बुक पढ़ो, कुछ ये करो। तो आई स्नैप आउट ऑफ द जोन, और फिर जो कैमरा के सामने होता है वो कहीं और से होता है जी। तो मैं वो ज्यादा बिल्डअप नहीं करती हूँ, ज्यादा प्रिपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि उससे एक मैं लाइंस करती हूँ बस, दैट्स इट, ड्राई। लाइंस टफ होता है आपको करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लाइंस मुझे नहीं याद रहता, आपको होता है? नहीं, मेरी याददाश्त ठीक है लाइंस को लेकर, पर जब लाइंस फ्रेश होते हैं तो मुझे कुछ टाइम लगता है फॉर इट टू सेटल इन टर्म्स ऑफ द, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बात करती हूँ, तो क्लैरिटी की वजह से आई नीड सम टाइम टू सिट, जो सर मुझे हमेशा देते थे कि ये तुम्हारे लाइन्स है। और जब बड़े बड़े सीन्स होते थे, लंबे लंबे मोनोलॉग, हम लोग एक दिन पहले उसको सेट करते थे, और वो हमेशा एक दिन बाद ही वो मेरे मसल मेमोरी में बैठता था। अदरवाइज अगर आप मेरे को फ्रेश मोनोलॉग लाइंस दो, फिर मैं लाइंस के बारे में सोच रही हूँ, देन सर आल्सो नोज कि मेरे लाइंस के बारे में सोच रही है। राइट। बट मुझे बताइए, आपने कहा कि आप ऑफ कर लेती हैं खुद को, जब ऑफ कर लेती तो उसमें जो वक्त होता है, वो वक्त में आप क्या करना ज़्यादा पसंद? टीवी, सोशल मीडिया, या फिर बुक्स, या फिर दोस्त से बात? दोस्त से बात। मैं अपने दोस्तों के साथ काम करती हूँ, तो मैं मतलब माय मेकअप आर्टिस्ट एक्सेट्रा, तो हम लोग सेट पे वैन में बात करते थे, कभी कभी टीवी देखती थी, कभी कभी सो भी जाती हूँ। हाँ, सोशल मीडिया मैं चाहती नहीं हूँ पर हो जाता है। बुक्स भी मैं सेट पे रखती हूँ, मेरा किंडल है, तो व्हेनेवर आई वांट टू स्विच ऑफ। कभी म्यूजिक सुनती हूँ, आंखें बंद करके म्यूजिक सुनती हूँ, जस्ट जो भी मुझे ऑक्यूपाइड रखे।
राइट। एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि जब भी कोई कैरेक्टर, इस तरह के कैरेक्टर जो आपने किया है, पास्ट में बहुत सारे एक्टर्स ने किया है, जैसे हम शबाना जी की बात करें, स्मिता जी की बात करें, सो वो बाकायदा उन्होंने एक मेथड एक्टिंग अपनाया कि वो लोग वहाँ गए और जाके वो एक हाव भाव या मैनरिज्म देखा। आपने रेफरेंसेस लिए कहीं से कुछ इस कैरेक्टर के लिए या डायरेक्टर पे निर्भर थे आप? मैं जो कैरेक्टर इवन आपकी सिस्टर ने सड़क में भी जी 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 नहीं, नहीं, आई डोंट, मैं वो अपने खुद के क्रिएटिव जोन में, सर ने कुछ वो शूट के पहले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भेजे थे जस्ट टू सी के हाउ, जब जो सेक्स वर्कर्स है, जो जो इस सिचुएशन में लाए जाते हैं, उनके चेहरों पे कितनी इंटेंसिटी और हार्डनेस होती है, वो ऑब्जर्व करने के लिए मेरे को वीडियो दिया था। मैं ज़्यादा उसमें वो टेक्निकल नहीं होती हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ और वो अपने दिमाग में एक सॉर्ट ऑफ पेंटिंग बनता है और मैं वही पेंटिंग से निकालती हूँ। आई डोंट थिंक मैं उस किस्म की एक्टर हूँ। अगर मैं रिसर्च भी करूँ, वो सिर्फ एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए, मैं उससे कुछ लूँगी नहीं। शायद उससे मेरे को कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस मिलेंगे, बट जितना कम इंफॉर्मेशन मुझे हो, आई फील मेरे लिए बेटर है। जितना क्लीन स्लेट मेरे लिए हो, आई थिंक मेरे लिए बेटर है, ताकि मेरे दिमाग में कुछ फिक्स ना हो। आई वांट टू, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है कि मैं डायरेक्टर के साथ मिलकर ऑन द वे क्रिएट करती रहूँ। तो जो सर मेरे को बोलते थे इन टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शंस, मैं उसको स्लोली वो उसको एक बॉडी बना के आगे बढ़ते जी। बट किसी फिल्म के लिए आपने रिसर्च कर आपको लगा कि आगे से मैं ये नहीं करूंगी? नहीं, मैंने किया ही नहीं है। मैंने शायद उड़ता पंजाब के लिए आई वेंट टू वन विलेज एंड आई वाज, पर अगेन वो एक्सपीरियंस में मैं वहां से मुझे कुछ मिला ही नहीं। वो जो भी है मेरे को दिमाग से मिला। व्हाट आई गॉट फ्रॉम दैट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरैक्टिंग विद द पीपल। राइट। वो हमेशा एक अच्छी सी एक्सपीरियंस होती है। जी। एक चीज मुझे बताइए कि जब भी आप फिल्म में सेंटर स्टेज आप ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, जैसे इसमें पूरी फिल्म आपके कंधे पे है, और आपको अगर ट्रीटमेंट मालूम हो, जैसा कि मैं बात कर रहा था, हीरोइज जैसे हीरोज की फिल्म होती थी उस तरह का ट्रीटमेंट है, एक अनसेड प्रेशर आता है अपने ऊपर कि ओ ये फिल्म मेरे ऊपर है और पूरा मेरा ही कैरेक्टर है जो मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, और एक लार्जर देन लाइफ इमेज कैरेक्टर की आपके दिमाग में आ जाती है और फिर आपको ये उसको या तो और बड़ा करना पड़ता है या सेटल करना पड़ता है। ऐसा इस फिल्म में कुछ हुआ? आई थिंक एक प्रेशर जब आपके कंधों पे तब आता है जब फिल्म रिलीज पे होती है, तब आपको एक रियलाइजेशन होती है कि अच्छा अब फिल्म ऑडियंस के पास जाने वाली है। उसके पहले जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, तब एक ऑलमोस्ट एक ककून सा बन जाता है कि आपकी एक दुनिया, आपकी एक बबल है। और कभी कभी तो मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि फिल्म कभी रिलीज ही नहीं होगी। मेरे दिमाग में मैं एक्टिंग कर रही हूँ, कभी फिल्म रिलीज नहीं होगी। और वो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेके काम करोगे तो फिर आपकी एक्टिंग इनऑथेंटिक हो जाएगी। फिर आप ऑडियंस के लिए एक्टिंग करना शुरू करोगे, कैरेक्टर के हिसाब से नहीं करोगे। वो मेरा काम नहीं। अगर डायरेक्टर को कुछ कम्युनिकेट करना हो, जो संजय सर हमेशा कहते थे कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, बिकॉज ही नोज द ऑडियंस ही वांट्स टू रीच आउट टू जी, तो फिर मैं वो डायरेक्शन फॉलो करके जाती हूँ। अगर मैं ऑडियंस के बारे में सोचना शुरू कर दूँ या प्रेशर के बारे में सोचना शुरू कर दूँ, तो फिर वो परफॉर्मेंस में भी दिखने लग जाएगा। एक रिस्ट्रेन, एक वो कि सुंदर लग रही हो कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, you know all those things. Do you think about that? सुंदर लग रही हूँ नहीं, मुझे नहीं लगता। That's what I'm saying. अगर वो हुआ तो फिर इनऑथेंटिक हो जाएगा। राइट। लेकिन अगर आपने मुझे बोला कि एक कून था, एक दुनिया बन जाती है अपनी। फिल्म को मेरे ख्याल में खत्म होने में 2-2.5 साल लग गए। 2 साल 2 महीना या 1 महीना कुछ ऐसा हुआ। और संजय से हम उस दिन बात कर रहे थे तो संजय ने कहा यार जैसे ही एक सीन हम लोग रिकॉर्ड करते थे या शूट करते थे, फिर से लॉकडाउन लग जाता था। सो एज एन एक्टर इस चीज का क्या मुश्किल आपके सामने आई? बिकॉज मुझे लगता है एक तो होता है फिजिकलिटी, है ना, एक होता है आप उस जोन से बाहर निकल जाते हो। क्योंकि अगर आपने 70 दिन या 80 दिन फिल्म के लिए दिए हैं या 35 दिन दिए हुए हैं, तो आप एक उस जोन में हो। आप उस जोन से दूसरे जोन में चले जाते हो या फिर आते हो, आपके लिए क्या मुश्किल है? उस जोन में रहना वो मुश्किल था कि मतलब हर बार जब भी शूटिंग हो रही है। बट दैट्स एक्चुअली, मुझे लगता है उस वजह से पूरी क्रू
एक एकदम सी कनेक्टेड थी ये फिल्म को लेकर, क्योंकि ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ होप था कि हम लोग वापस जाके फिल्म शूट करेंगे, हाँ जब खुलेगा तो फिल्म वापस सेट पे जाएंगे। तो दैट वाज आवर वन थिंग कि वो बनाए रखना है, वो एनर्जी बनाए रखना है फिल्म के बारे में, वो फिल्म को छोड़ना नहीं है। हालांकि शूटिंग नहीं हो रहा है पर फिल्म को यहाँ नहीं छोड़ना है। और जब भी थोड़ा सा खुल जाता था और रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो जाते थे और मूवमेंट चालू हो जाता था, इवन दो शूटिंग अलाउड नहीं थी, आई यूज्ड टू गो मीट सर, मैं फुटेज देखती थी, उनके साथ बैठती थी, टाइम स्पेंड करती थी। तो ये सब करने से एक एनर्जी बनाए रखना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इनफैक्ट जब भी हम वापस आके शूट करते थे मुझे लगता था कि हमारा बेस्ट काम तब होता था ऑलवेज। राइट कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे यार थोड़ा वेट पुट ऑन ना हो जाए या नहीं, वो उस टाइप की फिल्म ही नहीं थी हाँ। कि वेट के बारे में सोचना, इसके बारे में सोचना, बस एक्टिंग करो। सर ने पहले से बोला है कि मेरे को तुम खा पी के मस्त आ जाओ। इनफैक्ट लॉकडाउन के टाइम पे मेरा थोड़ा सा वेट लॉस हो गया। सर मैंने तुम बहुत पतली हो गई हो, चलो खाना शुरू कर दो। अच्छा डोंट वरी सर, मेरा हो जाएगा। राइट बट आपने बोला कि आप जाती थी, आप डिस्कस करती थी फिल्म शूट करने के बाद, क्या आप फिल्म के साथ या उसके एडिटिंग के साथ या उस जो थॉट प्रोसेस है, पूरी थॉट प्रोसेस तो नो डाउट रहती है, आप कब तक कनेक्टेड रहती हैं फिल्म के साथ? फिल्म शूट खत्म किया, ऐसा नहीं करती कि आप नेक्स्ट फिल्म के शूट पे चले जाएं और उसके बाद पिछली फिल्म भूल गए, या ये सिर्फ ऐसा इस फिल्म के साथ हुआ? या आई थिंक दिस इज द फिल्म मैं फॉर सम रीजन मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ इसे, इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो। जब शूटिंग भी खत्म हुई, हम आई थिंक क्योंकि रिलीज अभी हो रही है और 4-5 महीना के लिए तो डबिंग कर रहे थे, तो मैं डबिंग करके वापस आती थी। मेरे लिए गंगू मोड में जाना बहुत आसान होता था। एक दिन मैं डबिंग के लिए आई और मेरी आवाज़ बदल गई, क्योंकि मैं दूसरी स्केड्यूल शूट करके आई थी फॉर अनदर फिल्म, रॉकी और रानी के लिए मैं शूट कर रही थी। मैं वापस आई और फिर वो असिस्टेंट ने बोला कि तुम्हारी आवाज़ अलग साउंड कर रही है, यू आर नॉट साउंडिंग लाइक गंगू। तो मैंने बोला ओह शिट, अभी मेरे को गंगू वापस लाना है, मेरे को बस 2 मिनट आँख बंद करके वापस आई वेंट बैक इनटू दैट मोड। तो एक्चुअली इवन माय बॉडी इज नॉट रियली लेटिंग गो ऑफ द फिल्म, क्योंकि इतने साल से मैं बहुत करीब लेके जी रही हूँ इस कैरेक्टर को, इस फिल्म को जी। मेरे लिए एक्चुअली काफी इमोशनल एक्सपीरियंस होगा जब फिल्म रिलीज होगी। तो बट इससे पहले भी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई कैरेक्टर आपको शूटिंग के बाद तक रह गया और उसने परेशान किया आपको? हाईवे के साथ थोड़ा सा हुआ था, पर दिस हैज बीन क्वाइट मैक्सिमम। ओके ओके। मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि एक कॉमन चीज बिटवीन संजय लीला भंसाली एंड एस राजामौली, कॉमन चीज यही होगी कि दे रियली आर वेरी कनेक्टेड विद देयर ऑडियंस। उनको पता है कि ऑडियंस को, वो ऑडियंस के रूट्स के साथ कनेक्टेड है, जो मास ऑडियंस है। उनको पता है कि उनको किस तरह की एंजॉयमेंट पसंद है, और व्हिच इज व्हाई जो फिल्में वो बनाते हैं वो ऑन अ वाइड रेंज बहुत कनेक्ट करते हैं जी। और संजय के साथ जब आप काम कर रही थी और आपने उनकी पहली फिल्में बहुत सारी शायद देखी होंगी, तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपको लगा हो कि अगर मैं कभी संजय के साथ काम करूं, या ऐसी ख्वाहिश थी संजय के साथ काम करने? हाँ, हमेशा से थी एवर सिंस आई थिंक हम दिल खामोशी के टाइम से। आई हैव सीन ऑल सर्स फिल्म्स लाइक एवरीबॉडी हैज, बट हमेशा से थी। मुझे आई रिमेंबर जब एक्चुअली मैं बहुत यंग थी तब मिली थी, 9 साल की उम्र से मैं ब्लैक के लिए ऑडिशन करने गई थी, और उसी वक्त मैं एक्चुअली रणवीर से भी मिली थी, वो उनको असिस्ट कर रहे थे। तो मुझे उस टाइम से पता था कि सर का एक अंदाज है जो मेरे को उसी टाइम से, जब मैं 9 साल की थी, बहुत पसंद आया। क्या बात है। मगर मुझे ये बताइए कि जब भी आप लार्जर देन लाइफ सिनेमा या संजय का सिनेमा आप देखते हैं और फिर आप वापस आजकल का जो सिनेमा, जो आजकल से मतलब थोड़ा रियलिस्टिक में आप चले जाते हैं, और आप मिस करेंगे ये? और एक और फिल्म जो रियलिस्टिक की नहीं, जो आप कर रहे हैं, वो भी मेरे ख्याल में काफी लंबी खिंच गई है। कौन सी? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं है। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। वो भी लंबी खिंच गई है। हाँ। अभी आई थिंक मैं यूज्ड टू हो गई हूँ ये लंबा खींचना इज फीलिंग लाइक अ वेरी नॉर्मल थिंग। मैं ऐसे कहूंगी कि एक्चुअली जो फिल्में मैं अभी कर रही हूँ, मैंने काफी टाइम से नहीं किया अपने करियर में। मैंने शायद, बट आपने अपने करियर में बहुत कुछ वो कर लिया जो बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने मतलब
40-50 तक नहीं किया? That's very kind, thank you. आई वुड से कि मैं अभी ये काइंड ऑफ सिनेमा करना चाहूंगी, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रियलिस्टिक सिनेमा इज बैड सिनेमा और अच्छी नहीं है और नॉट अपीलिंग. मैं वो भी करूंगी, मे बी वन फिल्म हियर एंड देयर जो मैं प्रोड्यूस करूंगी. खाली सॉन्ग एंड डांस भी कर सकती हैं. मुझे एक्चुअली, हाँ, आई वाज गोइंग टू से दैट मेरे को एक्चुअली ये ज्यादातर सॉन्ग एंड डांस करना है जो हम देख के बड़े हो. मेरे को हीरोइन बनना है. जैसे मैं 9 साल की उम्र में मैं संजय सर के ऑफिस में आई थी ना कि सर मेरे को हीरोइन बनना है, और सर ने मुझे उस टाइम पे बोला था आपने उनको? उन्होंने मेरी आंखों में देख लिया. मैं ब्लैक के लिए ऑडिशन करने आई थी. उन्होंने कहा कि ये चाइल्ड एक्टर नहीं है, ये इज नॉट अ चाइल्ड आर्टिस्ट, दिस इज हीरोइन. क्या बात है. ये उन्होंने आंखों में देखा, एंड ही स्टिल रिपीट्स दैट स्टोरी टिल डेट. तो वो करना बहुत मुश्किल है. वो हीरोइन बनना, गाने गाना, ये करना, बाहर या वो स्क्रीन को कमांड करना, डायलॉग बोलना, ये करना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट. रियलिस्टिक इज ऑल्सो हैज इट्स ओन चैलेंजेस एंड इट्स ओन चार्म, जो मैं करूंगी लाइक आई सेड, बट ये आई वांट टू डू लिटिल बिट मोर ऑफ. गुड. भट्ट साहब ने आपके बारे में बोला, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, कि आप खुद रहो, आप जो आप हैं आप वो रहो. कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए अगर सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाए, जिस तरह की तारीफ आपको मिलती है, रियल रहना, सिर्फ कैमरा के सामने नहीं, कैमरा के पीछे भी. आई थिंक यही, अगर आपके आसपास आपकी फैमिली और ये आपके फ्रेंड्स आपको रियलिटी में ना लाए और उस किस्म का दर्जा ना दे जो शायद आपको एक स्टार के बलबूते पे मिलता है या लोगों से इंटरेक्ट करके मिलता है, आपको हमेशा प्रेज ना करे, नॉर्मली ट्रीट करे कि तुम नॉर्मल हो, प्लीज वहां से चाय लाओ या चेयर खुद हटाओ या प्लेट उठाओ या मतलब खुद साफ करो, ऑल दोज थिंग्स. ऐसा करते हैं लोग आपके साथ? जैसे करना चाहिए, ऑफ कोर्स. नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसा करते हैं, चाय लाओ. अगर मैं बोलती हूँ, अगर मैं घर पे हूँ, मैं मेरी मम्मी के घर पे हूँ या मैं बहन के घर पे जाती हूँ, पानी प्लीज, नहीं, अगर मैं प्लीज ना, पानी प्लीज हमेशा बोलते हैं कि तुम कोई महारानी नहीं हो, प्लीज बोलो. वो तो बचपन से, तो वो चेंज नहीं हुआ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे दोस्त जो जिनके टाइम में जिनके साथ जब भी मेरे को फ्री टाइम, फोटोग्राफ्स हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ. हम फिल्मों के बारे में नहीं बात करते, हम वी टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स. जो बचपन के मेरे दोस्त है, जो मैं 3-4 साल से जानती हूँ, उनको दे आर द सेम फ्रेंड्स और वो कभी चेंज नहीं हुआ है. और दैट्स माई मेन गर्ल ग्रुप. वो मेरा सेफ्टी नेट है. वो मुझे बहुत समझते हैं, बहुत टाइम देते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है. बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैं उनके साथ हूँ, मैं आलिया भट्ट नहीं हूँ, मैं आलिया हूँ या जो भी पेट नेम्स वो मुझे बुलाते हैं. कई बार आलिया भट्ट हो सकता है या एक्टर होता है, वो ये सब नहीं शो ऑफ करता कि मैं एक एक्टर हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, जो फ्रेंड्स होते हैं उनके दिमाग में आता है कि यार ये तो अब बड़ा हो गया, यार ये तो अब एक्टर हो गया. हाँ, दे आर वेरी प्राउड ऑफ मी, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. बट ऐसा तो नहीं करते कि यार ये एक्ट्रेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं भाई आलिया से काम नहीं करो. अगर मैं ऐसे बिहेव भी करूँ, अगर मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाऊँ, क्योंकि 4-5 लोग हैं तो वो मेरे को बोलते हैं तुम कॉन्शियस हो रही हो, प्लीज जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, कुछ नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है. जो एक्चुअली मुझे चाहिए होता है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी समटाइम्स टू स्नैप आउट ऑफ दैट इन अ पब्लिक स्पेस. प्राइवेट स्पेस में तो मैं खुद ही हूँ, पब्लिक स्पेस में मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाता है जी. तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट आपके आसपास उस तरह के लोग हो जो आपको ग्राउंड करे. इससे पहले मैं छोटे छोटे सवालों पे आऊँ, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा कि इस स्टेज पे आने के बाद जब हर तरफ से आपको तारीफ मिल रही है आपके काम की, रोल मांगना किसी भी बड़े डायरेक्टर से आपके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल? बहुत ही आसान है. ऐसे कोई ईगो नहीं है मुझे. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी एक्सपाइजेड डायरेक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ और मैं मानती हूँ कि मैं उस पार्ट के लिए करेक्ट रहूंगी, मैं बोलूंगी कि प्लीज कंसिडर मी फॉर द पार्ट. आई एम हैप्पी टू ऑडिशन ऑल्सो. पर अगर मैं पार्ट के लिए सही ना हूँ तो मैं अपने सामने से कहूंगी प्लीज मेरे को मत लेना, मैं पार्ट के लिए सही नहीं हूँ. तो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पार्ट और पोटेंशियल, और आई हैव नो ईगो इन डूइंग दैट. ग्रेट. छोटे छोटे सवाल है. आपको अगर मैं पूछूं कि जो जिसका काम, जिस एक्ट्रेस का काम आज तक आपने देखा हो और आपको, जैसे हम लोग बात करते हैं कि यार आई फील दैट ही इज द बेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया, सो अगर मैं आपसे ऐसे फीमेल एक्टर के बारे में पूछूं तो कौन हो? आई डोंट लाइक टू से बेस्ट, वर्स्ट एक्सेट्रा, क्योंकि हर एक्टर एक पहले तो एक कैरेक्टर और किरदार के ऊपर डिपेंड करता है.
But I can tell you few actresses who have really impacted my career in terms of inspiration. करीना कपूर नंबर 1 है मेरे लिए in terms of inspiration. जिस तरह से वो काम करती है, अपने आप को कैरी करती है, जिस तरह से वो स्क्रीन को एकदम लाइट कर देती है. For 2 decades now she's been there. तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. विद्या बालन इन टर्म्स ऑफ जो कैरेक्टर्स वो पिकअप करती है, हाउ इजी शी इज ऑन स्क्रीन, उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी है, शी समबडी हूज रियली इम्पैक्टेड माई एंड आई जस्ट लव वाचिंग हर वर्क. Then of course there's even Katrina and Deepika who in terms of their hard work और you know एक स्टार प्रेजेंस है जो वो कमांड करते हैं रूम में एंट्री करते ही आपकी आंखें उनकी तरफ जाती है. आई एंजॉय दैट. सो देव ऑल इंस्पायर्ड मी इन डिफरेंट वेज एंड लाइक आई सेड देयर इज नॉट वन एक्टर दैट आई कैन नेम इन टर्म्स ऑफ. मैं इंस्पिरेशन हर जगह से लेती हूँ और कोई बेस्ट एक्टर वर्स्ट एक्टर नहीं होता है. एवरीबडी इज वेरी हार्ड वर्किंग. अगर आप ये इंडस्ट्री में हो तो हार्ड वर्किंग तो मतलब just comes with the territory. बेस्ट एक्टर और वर्स्ट एक्टर से मेरा मतलब है कि आप जब जाते हो करने, आप सहज नहीं लग रहे, आप हैम कर रहे हैं और आप वो बहुत और मैं एक और चीज मानता हूँ कि अगर आप अच्छे एक्टर भी हैं और अगर कई बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को देखा जो बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, लेकिन किसी फिल्म में वो अगर डायरेक्शन अटक गया है तो आप बह जाते हैं. जी, बराबर हर एक्टर के साथ होगा. अगर if you are not directed in the correct way और not correct way मैंने कहूँगा, if you are not directed with that attention, जी, हम सब it happens to everybody. आपने अपने इंस्पिरेशन की बात की. मैं आजकल जो अभी जो नए एक्टर्स आते हैं मैं उनसे पूछा, मैंने अभी हाल ही में मैंने सारा को पूछा तो उन्होंने आपका नाम लिया कि आप उनकी इंस्पिरेशन है. या so It makes me feel very old. नहीं, बट है ऐसा. Oh, that's very sweet. वन थिंग जो आपको अपसेट कर सकती है सेट पे या घर पे. मेरे को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है. Okay. बिल्कुल पसंद नहीं है काम को लेकर. अच्छा, वैसे पसंद है काम? नहीं, मतलब अगर कोई इनकॉम्पिटेंस और वो नहीं मैंने किया नहीं किया झूठ मत बोलो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं वैसे नहीं हूँ. अगर मैंने नहीं किया होगा मैं बोलूंगी सॉरी मैंने नहीं किया, अगली बार से करूंगी. ओके. फिल्म मेकिंग की कौन सी प्रोसेस, पूरी फिल्म की जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है जो आपको पसंद नहीं है? नहीं है प्रमोशन. मुझे लग रहा था ये इंटरव्यूज और ये सब. अगर मैं आपसे पूछूं, आप ये एक किसी कैरेक्टर के जीवन से आधारित फिल्म में आप काम कर रही हैं, मैं आपसे अगर 3 नाम लूंगा, इनमें से मैं आपसे पूछूं कि सबसे बेहतर उन कैरेक्टर के करीब कौन लगा आपको? एक है भाग मिल्खा भाग, दूसरा है 83 और तीसरा है संजू. ओह, दे ऑल वेरी टफ यार, वेरी टफ. नहीं, आई थिंक एज एन एक्टर आप बताइए. मेरा तो है पर्सनल. नहीं, मैं परफॉर्मेंसेस के बीच में चूज नहीं कर सकती हूँ. एक तो भाग मिल्खा भाग, फरहान अख्तर मेरे डायरेक्टर है, मैं उनको कभी अपसेट नहीं करना चाहूंगी, वो बहुत अच्छे थे. Right. रणवीर सिंह मेरे को स्टार है. Right. और ही वाज फैंटास्टिक इन 83. Right. रणबीर कपूर मेरे बॉयफ्रेंड है तो मैं उनको अपसेट नहीं करना चाहूंगी. तो तीनों मेरे लिए बहुत ही A1 A+ थे. राइट. आखिरी चीज कि एक ऐसा एक्टर जिनको आपने पास में कभी देखा फिल्म में, स्क्रीन में, और आपने सोचा हो कि आप वो फिल्म में काश ये फिल्म आपने की होती अगर आप उस वक्त होती तो उनके. मुगले आजम. वाह, वेरी गुड चॉइस. चलिए, मुगले आजम जितनी बड़ी ये भी लग रही है अरे यार. जिस तरह से आपने एक्ट किया, जिस तरह से संजय ने डायरेक्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी और जितनी आपने मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. थैंक यू.